केला खड़ा एक आदमी अचानक भरी आंखों से पहाड़ों की तरफ देख रहा था। उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान थी। तभी उसके दोस्त ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। सपने देख रहा है अविनाश? सपने तो कब से देख रहा था सर, अब उनकी पूरे होने का वक्त आ गया। मेरी छुट्टी मंजूर होगी सर। अरे ये तो बढ़िया बात है। तेरी बीवी भी कब से इंतजार कर रही थी सर। शादी वाले दिन ही बुलावा आ गया था। ना बीवी से बात करने का मौका मिला, ना उसके आंसू पोंछने का। साफ साफ बोलना, ना हनीमून पर जाने का मौका मिला और ना इस सुहागरात मनाने का। अब दिन के सारे अरमान पूरे कर लेना। एक महीने की छुट्टी मिली अरुण सर, हनीमून तो बनता है। देश की सरहद पर ऊंचे पहाड़ों और घने जंगल से घिरी सेना की एक चौकी पर हमेशा की तरह हल्का फुल्का और खुशनुमा माहौल था। अचानक गोलियों की दंदनाहट से तीनों तरफ फैला सन्नाटा दहल गया। फौजी भी तेजी से उठकर बंदूकों की तरफ दौड़े, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले ही सब एक एक करके गोलियों का निशाना बन गए। कुछ ही देर में वातावरण फिर से पहले जैसा शांत हो गया। भारी कदमों की आवाज चौकी की तरफ बढ़ रही थी। बड़ी दाढ़ी और क्रूर चेहरे वाला एक लंबा चौड़ा आदमी 5 लोगों के साथ चौकी पर पहुंचा। खून से लथपथ फौजियों की लाशें जमीन पर पड़ी थी। इतने भयंकर मंजर को देखकर उस आदमी के चेहरे पर एक गर्वीली मुस्कान आ गई। जनाब, मुबारक हो, मिशन कामयाब हो गया। एक गोली चलाने का मौका नहीं दिया इन्हें, एक ही बार में सब खत्म। ठीक है जनाब, भूख नहीं के हमारे मुल्क ने तुम जैसे कमजोर सिपाहियों को यहाँ इसलिए भेजा ताकि हमारा काम आसान हो जाए। हिंदुस्तान वालों, तुम्हें शांति चाहिए ना? और से बेहतर शांति कहाँ होगी? कहाँ होगी? कहाँ होगी? बॉर्डर पर जितनी भी चौकियां हैं, एक एक करके सब मिटा देंगे। थोड़ी दिन दूर नहीं, जब इस पूरे इलाके पर हमारा परचम लहराएगा और यह पूरा खूबसूरत इलाका हमारे मुल्क का हिस्सा होगा। तभी अंदर का मुआयना करने गया एक आदमी दौड़कर उसके पास आया। जनाब, यहाँ 9 लाशें हैं, एक सिपाही गायब है। 10वां सैनिक कहाँ है? 10वां सैनिक कहाँ है? हमें खबर मिली थी कि यहाँ पर 10 सैनिक हैं। ढूंढो, जाओ, अन्य देख। एक सिपाही गायब है यहाँ से। हमने 9 लोगों को मार दिया, लेकिन एक नहीं दिख रहा। नहीं नहीं, भागने का सवाल ही नहीं होता, हमने मौका ही नहीं दिया। जनाब, अगर आप कहें तो मैं उसके पीछे जाता हूँ। उसके पीछे जाकर देखें। नहीं, इस वक्त आगे जाने में खतरा है, हम उसे नहीं ढूंढेंगे। इस देश के सैनिकों को अच्छी तरह जानता हूँ मैं। अपनी जान से ज्यादा इन्हें अपने देश की बेटी और अपने साथियों की जान प्यारी होती है। देखना, वो 10वां सैनिक खुद तुम्हें ढूंढते हुए आएगा। अभी के लिए लौट जाओ, उसे जंगल में खत्म करना। ठीक है जनाब, सबकी बॉडी उठाकर रसोई घर में डाल दो, जान हो जाने दो। इन पड़ोसी मुल्क वालों को हमारी ताकत का अंदाजा लगना चाहिए। कुछ ही देर में पूरी चौकी आग के लपटों से घिर गई। अपने साथियों के साथ सरदार मुड़कर जंगल की तरफ चल पड़ा, लेकिन एक सवाल उसे अब तक परेशान कर रहा था। जंगल के रास्ते से गाड़ी पर सवार विक्रम अपनी चौकी की तरफ बढ़ रहा था। सुबह अंधेरे में ही वो राशन और जरूरत का बाकी सामान लेने अगली चौकी के लिए निकला था। विक्रम 6 फुट का लंबा आकर्षक नौजवान था। गोरा रंग, गहरी काली आंखें और तराशा हुआ चेहरा देखकर यूनिट वाले उसे हीरो कहते थे। फौजी ट्रेनिंग के बाद उसके मजबूत कंधों और चौड़े सीने पर वर्दी बेहतरीन लगती थी। पिछले 6 महीने से वो देश की आखिरी चौकी पर तैनात था। ये उसकी पहली पोस्टिंग थी जो उसकी सजा का हिस्सा थी। विक्रम के पिता बचपन से भर्ती वाले जवानों को देखकर खुद भी सेना में भर्ती होने का सपना देखते थे। जब विक्रम के नाम सेना की ट्रेनिंग यूनिट में दाखिले का खत आया तो उसके पिता विक्रम को गले लगा के रो पड़े। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान धीरज नाम के एक फौजी के साथ विक्रम का झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से उसे सजा के तौर पर इस पहाड़ी चौकी में भेज दिया गया। वैसे यहाँ कोई खास तकलीफ नहीं थी, सिवाय इसके कि 6 महीने में उसने एक बार भी गन नहीं छोड़ा था। एक असली फौजी होने का उसे अब तक कोई अनुभव नहीं मिला था। बिल्कुल बॉर्डर से लगी हुई ये जगह एक तरफ पथरीले सपाट पहाड़ों से घिरी थी और दूसरी तरफ बहुत घने जंगल से। इसलिए जंगल के किनारे बनी चौकी पर पिछले 30 सालों में कभी हमला नहीं हुआ था। लेकिन उसमें ऐसे जवान रहते थे जिन्हें किसी वजह से सजा दी गई हो या जो रिटायर होने वाले हों। इसलिए वो सभी दोस्तों की तरह हंसी मजाक करते हुए अपने दिन बिताते थे। विक्रम जानता था कि इस वक्त सभी बाहर बैठकर कैप्टन अरुण के गिटार का आनंद ले रहे होंगे। 2 दिन पहले की तरह शायद सब उन्हें छेड़ भी रहे होंगे। 2 दिन पहले का मंजर याद आते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मेजर रवि अपनी पत्नी और बेटे की तस्वीर निहार रहे थे जब कैप्टन अरुण गिटार पर एक प्यार भरी फिल्मी गीत की धुन बजा रहे थे। ये गाना आप अपने लिए बजा रहे हैं या फिर मेजर साहब के लिए? सबके लिए सुबेदार साहब। आपको भी भाभी जी की याद आई है नहीं? आई तो सही। भाई, हम अपनी बीवियों को प्यार भरे गीतों से नहीं, फोन पे मिली फटकार से हम उन्हें याद करते हैं। भाई, मौज मस्ती तो आप लोगों की है। अच्छा बताओ, तुम्हारी मंगेतर विशाखा ने कभी तुम्हें डांटा है, कभी गुस्सा किया? एक बार हुई थी सर, क्योंकि महीनों से छुट्टी पर ही नहीं जा पाया था। चल चले, उसको डांट नहीं बोलते, उसको प्यार की फटकार बोलते हैं। हमारी उम्र तक आते आते प्यार का चक्कर हो जाता है, पता ही नहीं चलता। और रह जाती है गुर्राती हुई श्रीमती थी, चाहे वो फोन पे हो चाहे वो सामने हो। अरे देश की सेना के इतने बड़े अफसर जो किसी दुश्मन से नहीं डरते, अपनी बीवी की एक छोटी सी आवाज में चुप हो जाते। अब साहब जी, असली सरकार तो घरवाली की होती है। और एक बात है,
देश की सत्ता तो आप अपने वोट से हर 5 साल के बाद बदल सकते हैं, लेकिन शादी के बाद घर पर हुकूमत तो परमानेंट बीवी का ही होता है और आप इसे बदल भी नहीं सकते। ये सारी बातें सुन के आप शादी का इरादा मत बदल लेना सर। महीनों की ड्यूटी के बाद जब बीवी का मुस्कुराता शर्माता चेहरा देखने को मिलता है ना, तो ऐसे लगता है जिंदगी में बाहर आ गया। अविनाश के इंद्र का शायर कहीं कोने में बैठ के अपनी बीवी के लिए कविताएं लिखते। अभी गलती के कारण यहाँ पोस्टिंग कर दी, अपने अंदर की फौजी की जगह अपने अंदर की शायर को जगह दी। सर क्या बाकी पोस्ट पे ऐसा नहीं होता है? मतलब वहां क्या हमेशा लड़ाइयां होती रहती हैं? सिपाही विक्रम, तुमने जिंदगी में अभी तक कुछ देखा नहीं है। फौज में होने का मतलब ये नहीं कि हम दुश्मन के लिए हमेशा लड़ते हैं, लेकिन हमें हर समय दुश्मन के ऊपर कड़ी नजर रखनी पड़ती है और उसके लिए एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, अभ्यास होना बहुत जरूरी है। पर हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग का कोई सामान ही नहीं है। हमारे पास तो हथियार भी नाम के हैं, क्योंकि ये एक ठंडी चौकी है। आप लोगों को यहाँ पे आने का कोई ना कोई वजह तो होगी, लेकिन मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पे कि 6 महीने के बाद मेरी रिटायरमेंट है। पूरी जिंदगी देश के नाम करने के बाद आर्मी ये नहीं चाहती कि मेरी आखिरी पोस्टिंग में मुझ पे किसी किस्म का कोई खतरा हो, लेकिन आप लोगों के आगे जिंदगी के पन्ने कुछ खुलने बाकी है। मेजर रवि ने उठकर विक्रम की पीठ से दबाई। आगे से अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखना और अपने अंदर की आग को दुश्मन पर निकालना। तुम जवान खून हो, जोश में होश मत खोना, समझे? विक्रम ने ट्रेनिंग के दौरान हुई लड़ाई के बारे में किसी को नहीं बताया था, ना ही वो अब कुछ कहना चाहता था। सिर्फ सर हिलाकर अपने अफसर की बात मान ली। जी सर, गुड। ऐसे ही खुशनुमा चुटकियों और सीखों में हर दिन गुजर जाता था। विक्रम को यकीन था आज की शाम भी ऐसे ही बीत रही होगी, लेकिन विक्रम नहीं जानता था कि कैसा दृश्य उसका इंतजार कर रहा था। 10 मिनट बाद जब विक्रम चौकी के नजदीक पहुंचा तो एक अजीब मंजर उसके सामने था। चौकी के सामने रुकते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। सब टेंट और कमरे आग की लपेट में आ चुके थे। विक्रम की आवाज कांपने लगी। हिम्मत करके वो आगे बढ़ा। अंदर जलती हुई 9 लाशें थी। कैप्टन अरुण का टूटा हुआ गिटार एक कोने में अब तक आग से बचा हुआ था। चौकी के सब अफसर और जवान अपने हथियार यहीं रखते थे, क्योंकि इस चौकी पर कोई खतरा नहीं था। कभी अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों की जरूरत ही नहीं पड़ी। आज भी हथियार अनछुए वहीं पड़े थे। जिसने भी हमला किया उसने किसी को हथियारों तक पहुंचने का मौका तक नहीं दिया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। इर्द गिर्द देखकर अचानक वो जोर से चिल्ला पड़ा। उसकी दिल दहला देने वाली चीख पहाड़ों में गूंज गई। धुंधली आंखों से उसने ऊंचे पहाड़ों को देखा और जोर से चिल्ला पड़ा। तुमने दुश्मनों को रोका क्यों नहीं? तुम तो हमारे देश के पहले डाल देना। फिर आज मेरे साथियों को क्यों नहीं बचा पाए तुम सब? ये वक्त रोने का नहीं था। उसके साथी जिन्हें वो भाई जैसा मानता था शहीद हुए थे। ये खबर अगली चौकी तक पहुंचाना जरूरी था, जहां सैटेलाइट फोन था। वो जगह भी जलकर राख हो चुकी थी। विक्रम के पास किसी को संपर्क करने का कोई जरिया नहीं था, सिवाय इसके कई घंटों के सफर के बाद अगली चौकी तक पहुंचता। एक लंबी छुरी के अलावा वहां कुछ नहीं बचा था। विक्रम ने छुरी उठा ली। निहत्थे सिपाहियों के पीछे से आकर वार करने को बहादुरी नहीं कहते। कायर हो तुम और तुम्हारा देश, लेकिन मैं अपने साथियों के बलिदान को खाली नहीं जाने दूंगा। बदला लूंगा मैं। मेरे एक एक साथी की जान की कीमत चुकानी होगी तुम्हें। आखिरी बार उसने फिर से सब तरफ नजर दौड़ाई। जहां रोज शाम को हंसी की फुहारें और कैप्टन अरुण के गिटार की धुन सुनाई देती थी, वहां आज मौत का भयंकर सन्नाटा था। ये कैसा अंत था इतनी जिंदगियों का? कर्नल राकेश, जो कुछ महीनों में रिटायर होकर अपने पोते पोतियों के साथ खेलना चाहते थे। मेजर रवि, जिनकी बीवी और 2 साल का बेटा उनका इंतजार कर रहे थे। कैप्टन अरुण, जिनकी शादी होने वाली थी। सूबेदार हनुमान सिंह, जिनका बेटा कुछ दिन पहले ही अफसर बना था। अगर दुश्मनों से लड़ते हुए इनकी मौत होती तो इन्हें खुद भी इसका अफसोस नहीं होता। विक्रम का खून खौल उठा। अगले ही पल मुड़कर वो जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। विक्रम का अगला वार क्या होगा? क्या विक्रम अपने साथियों के बलिदान का बदला ले पाएगा? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में,